नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी तेज होते दिल्ली के दंगल की, चुनाव के बीच केजरीवाल की सुरक्षा पर मचे बवाल की, देखेंगे बिहार की सियासत में जारी घमासान को, महाराष्ट्र की राजनीति में आए नए मोड़ को, वक्फ अधिनियम पर ताजा अपडेट को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सैफ अली खान पर हमले में फंसे पेज को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री, पहले ही दिन 2 रैलियों और 1 रोड शो को करेंगे संबोधित। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों के साथ नाश्ता कर मनाया जन्मदिन, पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा लाया जाएगा भारत, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद किया गया फैसला। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर 54 केंद्रों पर मतगणना जारी, हरिद्वार रुड़की मेयर पद पर बीजेपी आगे, स्वर्णाश्रम पर कांग्रेस का कब्जा। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हुई तेज, परेड को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी की गई जारी। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली चुनाव से पहले आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बन गया है। बीते दिन केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को सुरक्षा से हटा दिया गया, जिस पर आपने बीजेपी पर गंभीर आरोप के साथ सवाल भी खड़े कर दिए। इस बीच ये मामला अब चुनाव आयोग भी पहुंच गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव प्रचार के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया है। ऐसे में केजरीवाल की सुरक्षा के मुद्दे पर आप और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। दिल्ली पुलिस के इस कदम से आम आदमी पार्टी खूब भड़क गई। आप सांसद संजय सिंह ने तो दिल्ली पुलिस पर बड़े संगीन आरोप लगा दिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए पोस्ट किया, आज दिल्ली पुलिस ने जबरन अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवा दी। अभी केजरीवाल की जे ब्लॉक कालीबाड़ी मार्ग पर सभा है, वहां लाठी डंडे लेकर गुंडे पहले से मौजूद हैं। मैं वहां पहुंच रहा हूं, चुनाव आयोग कहां है? वहीं केजरीवाल की सुरक्षा का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस की सुरक्षा दोबारा बहाल करने की मांग की है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की सुरक्षा पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है और उन्हें बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। आतिश ने कहा, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस अहम भूमिका निभा रही थी, लेकिन बीजेपी ने साजिश रचकर चुनाव से ठीक पहले ये सुरक्षा हटा दी है। इस तरह चुनाव से ठीक पहले आपने केजरीवाल की सुरक्षा पर बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं पंजाब पुलिस का इस पर कहना है कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के कहने पर ऐसा किया गया है, जिस पर आप नेता भड़के हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर जरा भी यकीन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हालिया दिनों में अरविंद केजरीवाल पर कई हमले हो चुके हैं। वहीं कुछ समय पहले ही केजरीवाल को खुफिया एजेंसी इनपुट ने सुरक्षा के इनपुट्स दिए थे, इस पर उन पर हमले की बात कही गई थी। ऐसे में दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनते दिख रही है, जिसमें बीजेपी पर गंभीर आरोपों के साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में आप बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में केजरीवाल की सुरक्षा पर राजनीतिक बयानबाजियों के बीच आपने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। आपने राहुल गांधी को बीजेपी नेताओं की लिस्ट में शामिल कर पोस्टर जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट पे। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पर भी हमलावर हो गई है। लोकसभा चुनाव में जहां आप और कांग्रेस साथ थी, वहीं अब एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते दिख रही है। ऐसे में दिल्ली के दंगल में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में शामिल कर दिया। शनिवार को आपने एक पोस्टर जारी किया, इसमें बीजेपी के नेताओं के साथ तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की भी तस्वीर है। इस पोस्टर में लिखा है, केजरीवाल की ईमानदारी सभी बेईमान लोगों पर भारी। वहीं पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, एक अकेला। राहुल गांधी के साथ ही इस पोस्टर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी लगाई गई है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वीरेंद्र सचदेवा, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र गुप्ता और रमेश बिधूड़ी जैसे तमाम बीजेपी नेताओं को इसमें रखा गया है। वहीं राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित की तस्वीर भी पोस्टर में है।
आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे और इंडिया गठबंधन बनाया गया था। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दो साथी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का चुनावी दंगल दिलचस्प बना हुआ है, जहां आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है। दिल्ली में सियासी उठापटक चरम पर है तो वहीं बिहार में भी राजनीतिक घमासान अपने उफान पर पहुंच गया है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में जारी संशय के बीच जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है, बीजेपी समझ नहीं पा रही। इस बीच जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात ने सियासी हलकों में नई चर्चा को छेड़ दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य की पॉलिटिक्स में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बिहार में एनडीए में टूट की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसने बीजेपी हाईकमान को भारी टेंशन में डाला हुआ है। कभी सीएम नीतीश कुमार के पलटने की अटकलें लगाई जाती हैं तो कभी जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों ने राजनीतिक पारा हाई किया हुआ है। इन सब कयासबाजियों के बीच कल यानी 24 जनवरी को जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की एक तस्वीर डाली, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक कयासों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की है, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट नहीं मिलने पर नाराज चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो वह दिल्ली में सीट चाहते थे। इसको लेकर मांझी ने हाल ही में बीजेपी को अपनी ताकत समझाने का इशारा भी किया था और उन्हें साफ कह दिया था कि उन्हें नजरअंदाज करने की गलती ना की जाए। बता दें, दिल्ली में मांझी के पास एक भी सीट नहीं है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को एक एक सीट मिली हुई है, जिसको लेकर मांझी बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से उनकी इस मुलाकात को किसी बड़े अंदेशे के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मांझी बिहार चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं, जिससे बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार की डिमांड ने बीजेपी को भारी टेंशन में डाला हुआ है। ऐसे में जीतन राम मांझी के तेवर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बताते चले, हाल ही में एक बयान में मांझी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात भी कही थी, जिसने बिहार में एनडीए में बड़ी फूट के संकेत दिए थे। फिलहाल देखना होगा बिहार में चुनाव आते आते क्या कुछ राजनीतिक दांवपेच देखने को मिलता है। दिल्ली, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में एनडीए में मचे घमासान के बीच यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दरअसल महायुति में जारी खींचतान को देखते हुए संजय राउत ने दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के दावे ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल संजय राउत ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि महायुति में जैसे हालात है उसे देखते हुए महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। राउत ने कहा कि तीसरा डिप्टी सीएम संभवतः शिंदे गुट से होगा। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया है। बता दें, संजय राउत का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मनमुटाव की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। बीते कुछ समय से राज्य में विभिन्न जिलों के लिए पालक मंत्रियों की नियुक्ति का मामला उलझा हुआ है। इस पर महायुति के भीतर ही विवाद बना हुआ है और यही वजह है कि एनडीए में जारी तनाव पर विपक्ष भी एनडीए पर जमकर हमलावर है। इसी कड़ी में महायुति में मनमुटाव और बाल ठाकरे के स्मारक पर दावे के बीच यूबीटी सांसद ने कहा, जल्दी ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। आप देखिए, और उनमें से कोई होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, आप देखो क्या होता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ा दावा करते हुए राउत ने कहा, महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे अलग ही राजनीति चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट में फूट पड़ चुकी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो अभी डिप्टी सीएम है, कल मुख्यमंत्री थे, हो सकता है कल वो डिप्टी सीएम भी ना रहे। शिंदे को इस बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने शिंदे गुट पर केंद्रीय एजेंसियों के डर से पार्टी छोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के लोग ईडी और सीबीआई के डर से भाग गए, मगर पार्टी में विभाजन के बावजूद शिवसेना यूबीटी दृढ़ है। राउत ने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन हम यहाँ मजबूती से खड़े हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही राउत ने दावा किया था कि उद्योग मंत्री उदय सामंत शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को विभाजित कर सकते हैं। उनके पास 20 विधायकों का समर्थन है। राउत ने दावा किया था, जब शिंदे सीएम पद न मिलने से नाराज थे
तब सामंत को डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। ऐसे में राउत की इस दावे ने अजित पवार की टेंशन भी बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा राउत की भविष्यवाणी सच साबित होती है या नहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा हाई होता दिख रहा है। संसद के बजट सत्र से पहले जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इसको देखते हुए जेपीसी की अंतिम दौर की बैठकें शुरू हो गई, लेकिन बैठक में पहले दिन ही खूब बवाल देखने को मिला। ऐसे में 10 सांसदों को बैठक से सस्पेंड भी कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में बीते दिन हंगामा हो गया। हंगामे को देखते हुए मार्शल बुलाए गए और सांसद असुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी सदस्यता से एक दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। दरअसल विपक्षी सांसदों का आरोप है कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए वक्फ पर रिपोर्ट सौंपने की जल्दबाजी की जा रही है। ऐसे में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें मसौदा कानून में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। दरअसल वक्फ पर बनी जेपीसी में विपक्षी दलों के सदस्यों का कहना है कि समिति के सदस्यों की ये मांग थी कि रिपोर्ट अडॉप्ट की तारीख को 31 जनवरी किया जाए। क्लॉज दर क्लॉज अमेंडमेंट पर चर्चा के लिए पहले 24 और 25 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन बीते गुरुवार की देर रात वो तारीख चेंज करके 27 जनवरी कर दी गई थी। इस पर विपक्षी सांसदों की एक मांग थी कि क्लॉज बाय क्लॉज के लिए बैठक को 27 जनवरी की जगह 31 जनवरी कर दिया जाए, लेकिन समिति के अध्यक्ष विपक्षी दलों के सांसदों की मांग के लिए तैयार नहीं थे। हंगामे को लेकर अरविंद सावंत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय नहीं दिया जा रहा है, जल्दबाजी की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी बैठक में कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली प्रतिनिधि मंडल के विचार सुनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसके बाद सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जिन 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें असुद्दीन ओवैसी, इमरान मंसूद, कल्याण बनर्जी, अरविंद सावंत, नासिर हुसैन, ए राजा, मोहिबुल्ला नदवी, MM अब्दुल्ला, नदीमुल हक, मोहम्मद जावेद का नाम शामिल है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी इस बैठक में विवाद हो चुके हैं और इस बार की तरह ही हर बार यही दावे किए जाते रहे हैं कि जेपीसी में विपक्षी सांसदों की बात ना सुनकर जल्दबाजी और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बता दें, वक्फ पर बनी समिति ने दिल्ली में 34 बैठकें की हैं और कई राज्यों का दौरा किया है, जहां 24 से ज्यादा हितधारकों को बुलाया गया था। माना जा रहा है कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़े केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 15 और 16 जनवरी के बीच रात एक्टर के फ्लैट में हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स और मोहम्मद शरीफुल में काफी अंतर है। ऐसे में इस केस में कई सवाल उठने लगे हैं, तो कहां फंसा है पे जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुआ हमला इस वक्त देश की सबसे रहस्यमयी खबर बनी हुई है। इस हमले की कहानी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो अपने आप में किसी चाकू की तरह हैं और आने वाले दिनों में उन सवालों से न जाने कौन कौन घायल होने वाला है। हमले के बाद शुक्रवार को बांद्रा पुलिस का सामना सैफ अली खान से हुआ। सैफ से पहली बार पूछताछ हुई है। इस बीच सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स और मोहम्मद शरीफुल में काफी अंतर है। ऐसे में इस मामले में कई और सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा कई बयान हैं जिन्हें सुनने के बाद मामले में संदेह दिखाई देता है। दरअसल संदीप सरखाने आरोपी के वकील का कहना है कि सीसीटीवी में दिखाई देने वाला शख्स और गिरफ्तार शख्स में बहुत अंतर है। वहीं आरोपी शरीफुल के पिता रूहुल अमीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पिता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीसीटीवी में नजर आ रही तस्वीर और उसके बेटे का चेहरा मैच नहीं कर रहा है। सीसीटीवी में जो शख्स दिखाई दे रहा था उसके बाल भी लंबे थे, जबकि मेरा बेटा कभी भी लंबे बाल नहीं रखता। और आखिर में सैफ के बेटे तैमूर की पूर्व नर्स का कहना है कि सीसीटीवी में कैद शख्स और पकड़े गए आरोपी की तस्वीरें अलग अलग लगती हैं, चेहरा अलग अलग लग रहा है। ऐसे में इस मामले की गुत्थी उलझती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर डिबेट चल रही है। लोग मुंबई पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी को पकड़ने से वो चूक गई है या किसी साजिश के तहत इस मामले में नए नए खुलासे किए जा रहे हैं।
बहरहाल ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सवाल कम होंगे और उनके जवाब सामने आएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।